गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके इस वीडियो में बीकॉम सेकेंड ईयर के लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग यानी कि इस विषय का आपका जो लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीकॉम सेकेंड ईयर के अंतर्गत अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडी के 3 पेपर होंगे। पहला पेपर होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का, दूसरा इनकम टैक्स और तीसरा होता है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, उसके परिचय को हमें समझाऊंगा। तो लागत लेखांकन को समझने से पहले उसके अंतर्गत निहित लागत शब्द का मीनिंग यानी कि अर्थ समझना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। अब लागत लेखांकन का उद्भव क्यों हुआ? लागत लेखांकन के उद्भव उसके ओरिजिन का मुख्य कारण है कि लेखांकन की 3 शाखाएं होती है, उसमें से वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन 3 प्रकार की होती है। तो वित्तीय लेखांकन की जो सीमाएं हैं, जो उसमें कमियां हैं, उसके कारण लागत लेखांकन का उद्भव हुआ। लागत लेखांकन के अंतर्गत उद्भव हुआ, उसके विभिन्न कारण थे। जो कमियां थी वित्तीय लेखांकन की, उसमें जो मेन है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि विभागीय लागतों की जानकारी का अभाव। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत विभागों के अंतर्गत होने वाले विभिन्न प्रकार के खर्चों और उसकी कितनी लागत आ रही है उस विभाग की, उसके बारे में लेखा नहीं किया था, उसकी जानकारी का अभाव होता था, जिसकी वजह से लागत लेखांकन का उद्भव हुआ। लागत लेखांकन के अंतर्गत डिपार्टमेंटल वाइज यानी कि विभागीय अनुसार अलग अलग उसकी लागत का निर्धारण किया जाता है, जिसकी वजह से हम उस विभाग के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा जो मेन कारण था, जो कमी थी वित्तीय लेखांकन के, उसके अंतर्गत प्रति इकाई लागत का निर्धारण नहीं होता था। वित्तीय लेखांकन में हम प्रति इकाई लागत का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत हम पर्टिकुलर उत्पादन, एक व्यवसाय के अंतर्गत, एक संस्था के अंतर्गत, एक जो कारखाना होता है उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं। जैसे कि क्रय विभाग होता है, विक्रय विभाग होता है, उत्पादन विभाग होता है, स्टोरेज भंडारण विभाग होता है। इस प्रकार से अलग अलग विभाग होते हैं। तो अलग अलग विभाग के अंतर्गत उस वस्तु के ऊपर आने वाली अलग प्रति इकाई लागत का निर्धारण कर पाना मुश्किल था, जिसके कारण हमें लागत लेखांकन करना आवश्यक हो गया। लागत लेखांकन के अंतर्गत क्या होता है कि क्रय विभाग का ब्यौरा, लागत कितनी हो रही है वो अलग निकल जाती है, विक्रय विभाग की अलग निकल जाती है। तो उस प्रकार से सभी विभागों की लागतों को जोड़कर जितना उत्पादन हो रहा है उन इकाइयों का भाग देकर प्रति इकाई लागत का निर्धारण हम कर सकते हैं कि व्यवसाय के अंतर्गत उत्पादित होने वाली विभिन्न इकाइयों में से एक इकाई का यानी कि एक इकाई का उत्पादन लागत कितनी आ रही है उसका हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो कारण था वो वास्तविक एवं अनुमानित लागतों की तुलना संभव नहीं रही। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत वास्तविक एवं अनुमानित लागतों की तुलना नहीं की जाती, क्योंकि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत जो व्यवसाय के अंतर्गत घटनाएं घटित होती थी उनका ही लेखा किया जाता था। लेकिन लागत लेखांकन के अंतर्गत ऐसा नहीं है। लागत लेखांकन के अंतर्गत पहले उस लागत के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है कि इस वस्तु का उत्पादन करने के लिए इतना इतना खर्च हो सकता है, और उसके बाद में उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है। तो पहले अनुमान लगाया और वस्तु का उत्पादन करने के बाद में उसकी जो लागत है उन दोनों के अंतर्गत उसकी तुलना की जाती है। दूसरा, लाभ हानि में कमी या उसमें वृद्धि हो रही है उसके कारणों का पता लगाना असंभव था, लेकिन लागत लेखांकन की वजह से इसका निर्धारण हम कर सकते हैं कि कमी क्यों हो रही है और वृद्धि क्यों हो रही है। ये तो थे लागत लेखांकन के उद्भव के कारण, जो वित्तीय लेखांकन की समस्याएं थी या फिर उसकी कमियां थी। अब लागत लेखांकन के अंतर्गत जो आपका लागत शब्द है उसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो उसके अंतर्गत मैं आपको समझा तो लागत का जो अर्थ है वो एक साधारण सी भाषा में समझाता हूँ। किसी भी वस्तु का निर्माण
ध्यान में रखना, किसी वस्तु का निर्माण या सेवा की पूर्ति, लागत के अंतर्गत वस्तु का निर्माण करो या फिर सेवा की पूर्ति करो, उससे संबंधित सभी वास्तविक व्यय एवं काल्पनिक व्यय को हम लागत में सम्मिलित करते हैं। तो ये ध्यान में रखना, चाहे वो वास्तविक हो या काल्पनिक हो, किसी वस्तु या सेवा से संबंधित जो भी होंगे वे, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, लागत के अंतर्गत। अब वो जो खर्चे, अब लागत अलग अलग प्रकार की वस्तुओं पर निकाले जाते हैं। तो एक वस्तु के लिए लागत निर्धारण करना है तो उस वस्तु से संबंधित व्यय ही उसकी लागत में सम्मिलित किए जाएंगे। यदि कोई दूसरी वस्तु पर व्यय किया जा रहा है तो उस एक्स नाम की वस्तु पर व्यय किया जा रहा है तो वाई नाम की वस्तु पर उसका लागत के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा, उसको हम एक्स के अंतर्गत ही हम सम्मिलित करेंगे। तो इस प्रकार से हम इस लागत को परिभाषित कर सकते हैं। अब लागत के अंतर्गत लागत का निर्धारण करने के लिए हम लागत लेखाशास्त्र के अंतर्गत लागत की विभिन्न अवधारणाएं हैं। हम लागत को जो व्यय होते हैं वस्तुओं के उत्पादन पर, उसके अंतर्गत जो लागत आती है उसका निर्धारण किस प्रकार से कर पाए। तो इस प्रकार से हम उस लागत की अवधारणाएं विभिन्न प्रकार की है जो आपके इस PDF फाइल के अंतर्गत दिख रही है। जो एक ही पेज है जिसके अंतर्गत लागत की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है, वो 13 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 13 प्रकार की। अब इसके अंतर्गत हम सबसे पहली जो अवधारणा है एक्चुअल कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट की जो कॉन्सेप्ट है, वास्तविक लागत है ऐतिहासिक लागत की, उसको मैं आपको समझाता हूँ। वास्तविक लागत या ऐतिहासिक लागत की जो अवधारणा है, एक्चुअल और हिस्टोरिकल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पुराना है। वास्तविक लागत से तात्पर्य किसी उत्पादन पर लगने वाली सामग्री, श्रम तथा ऊपरी व्यय की कुल लागत से लिया जाता है, चाहे उनका भुगतान मुद्रा के रूप में किया गया हो, मुद्रा के तुल्य अन्य किसी भी रूप में किया गया हो। तो इसे हम कहेंगे वास्तविक लागत या ऐतिहासिक लागत। तो समझ गए, कोई भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उस पर क्या क्या खर्चे आ सकते हैं, या तो सामग्री लगेगी या फिर श्रम लगेगा या फिर कोई ऊपरी व्यय होंगे, यानी कि अन्य व्यय होंगे। तो उन सबको मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, वास्तविक लागत कहलाएगी। ये आपकी थी पहली अवधारणा। अब दूसरी अवधारणा जो कहलाती है, जो है अनुमानित एवं प्रमाप लागत, यानी कि एस्टिमेटेड एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों का मीनिंग अलग है। साधारण से एक छोटे से शब्द का अंतर आता है उसमें, वो है साइंटिफिक मेथड का, ठीक है। अनुमानित का मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या करना होता है? अनुमान लगाना, यानी कि अनुमान लगाई हुई लागत, अनुमानित लागत एस्टिमेट कर रहे हो आप, प्री डिटरमाइन कर रहे हो। और प्राप्त लागत का मतलब पहले से ही उसका माप निर्धारित करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, पहले अनुमानित का अर्थ बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको प्राप्त लागत का अर्थ बताऊँगा। किसी भी उत्पादन या निर्माण कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व ही लागत को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अनुमान लगाएगी अथवा पूर्ण निर्धारित लागत को अनुमानित लागत कहा जाता है। अब कोई भी वस्तु किसी प्रकार का उत्पादन या निर्माण कर रहे हो तो उसका प्रारंभ होने से पूर्व उसको प्रभावित करने वाली, उस उत्पादन या निर्माण को प्रारंभ होने से पूर्व उसकी लागत का हम क्या करते हैं, उसको प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसका अनुमान लगाते हैं, पूर्व निर्धारण करते हैं। तो वो क्या कहलाएगी, वो लागत क्या कहलाएगी, अनुमानित लागत। वो जो भी लागत आएगी जो हम निर्धारण कर रहे हैं, जैसे कि एक शाम की वस्तु बनाने के लिए इतने रुपये का मटेरियल चाहिए, इतने रुपये उसका श्रम लगेगा, इसके ऊपर ऊपरी इतने होंगे, वो हमने हमें अनुमान लगाया, अभी उसका उत्पादन नहीं किया है। तो अगर इन तीनों अनुमानों को हम जोड़ देंगे, श्रम सामग्री और ऊपरी व्यय, तो ये कहलाएगी अनुमानित लागत, क्योंकि अभी उत्पादन नहीं हुआ है, ठीक है। अब प्राप्त लागत, अनुमानित और प्राप्त के अंतर्गत डिफरेंस क्या है? अनुमानित के अंतर्गत हम क्या करते थे, किसी भी साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक विधि का उपयोग नहीं करते थे। तो प्राप्त लागत का अर्थ समझ लिए, किसी भी उत्पादन या निर्माण कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व ही लागत को
प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर पूर्व निर्धारण या लागतों का पूर्वानुमान लगाया जाता है तो वो कहलाएगा आपका अनुप्रमाप लागत। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, खाली वैज्ञानिक तरीकों का। प्रमाप लागत के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अनुमानित के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये है आपका अनुमानित लागत है प्रमाप लागत। अनुमानित लागत फिर से बता देता हूँ। अनुमानित लागत किसी भी उत्पादन या निर्माण कार्य को पूर्ण करने से पूर्व ही लागत को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही लागत का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पूर्व निर्धारित लागत को ही हम क्या बोलेंगे, अनुमानित लागत बोलेंगे। इसी प्रकार से प्रमाप लागत पूर्व निर्धारित एवं अनुमानित की गई लागतों को यदि वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर संभव कराया जाता है तो कहलाएगा आपका प्रमाप लागत। ये था आपका अनुमानित लागत और प्रमाप लागत। नेक्स्ट जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो है मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत। मार्जिनल कॉस्ट, इसको आपने पहले ही पढ़ा होगा लेकिन फिर से बता देता हूँ। सीमांत का मतलब ये होता है कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर उसकी कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसको हम बोलेंगे सीमांत लागत। अब सीमांत का एक सीधा सा मीनिंग होता है कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर या एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पर, कोई भी अतिरिक्त कार्य करने पर उसके अतिरिक्त कार्य की वजह से उसके कुल कार्य में जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है सीमांत। अब यहाँ पर क्या है, सीमांत लागत। तो किसी भी निर्माण संस्था की वर्तमान उत्पादन क्षमता में एक इकाई कम या अधिक का उत्पादन करने से उसकी कुल लागत में जो अंतर आवे वह कहलाएगा सीमांत लागत। समझ गए बात को। कोई भी निर्माणी संस्था है उसमें वर्तमान उत्पादन क्षमता में एक इकाई कम या एक इकाई ज़्यादा करने पर उसके उत्पादन करने से उसकी कुल लागत में जो परिवर्तन आता है वह कहलाता है आपका सीमांत लागत कहलाता है। यहाँ फिर एक सीधी सी एक छोटी सी एक लाइन के अंतर्गत सीमांत लागत से तात्पर्य एक इकाई की कुल परिवर्तनशील लागत से लगाया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यवसाय के अंतर्गत किसी उत्पादन इकाई के अंतर्गत यदि 100 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है और उसकी कुल लागत आ रही है 800 रुपये, और यदि 100 इकाइयों से उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 101 कर दी जाए, यानी कि 101 इकाई का उत्पादन करता है तो उस समय उसकी लागत आ रही है 807 रुपये। तो ऐसी अवस्था के अंतर्गत क्या होगा, सीमांत लागत 800 और 801 के बीच की जो कुल लागत का डिफरेंस है। तो 800 पर कुल 100 इकाइयों पर कुल लागत कितनी थी, 800 रुपये, और 101 इकाई पर कुल लागत कितना ही 807 रुपये था। जो 7 रुपये अधिक हुआ है, वृद्धि हुई है, वो क्या कहलाएगी, आपकी सीमांत लागत कहलाएगी। ये था आपका कॉन्सेप्ट सीमांत लागत के बारे में। और हम सामान्य भाषा में सीमांत लागत को परिवर्तनशील लागत के रूप में भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, अगर इसको हम मार्जिनल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड्स को जोड़ देते हैं तो भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। चौथा जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि रूपांतरण लागत। चौथा कॉन्सेप्ट है रूपांतरण लागत। नाम से स्पष्ट है, रूप का अंतर करना, रूप में परिवर्तन करना। तो रूपांतरण लागत से एक निर्माण संस्था में उत्पादन के एक स्तर से अगले स्तर तक सामग्री को रूपांतरित करने में लगने वाली प्रत्येक मजदूरी, प्रत्यक्ष व्यय तथा कारखाना उपरिव्यय को सामूहिक रूप से रूपांतरण लागत के नाम से जाना जाता है। तो समझिए रूपांतरण लागत के अंतर्गत मटेरियल इंक्लूड नहीं होगा, रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल को ही हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो रॉ मटेरियल को परिवर्तित करने के लिए हम क्या लगेंगे, या हम शब्द लगाएंगे, उस पर लेबल लगाएंगे, उस पर व्यय करेंगे, उसके ऊपर कारखाना उपरिव्यय यानी कारखाना के संबंधित कुछ व्यय करेंगे, तब जाके वो किस में बनेगा, फिनिश गुड्स में परिवर्तित होगा।
कन्वर्जन कॉस्ट को हम अगर एक फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं तो कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वर्क ओवर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला हम ये भी बना सकते हैं कि वर्क कॉस्ट में से डायरेक्ट मटेरियल को माइनस करते हैं तो भी हम रूपांतरित लागत को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रूपांतरित लागत में डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड नहीं किया जाता है। समझ गए बात को। अब आज के इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही काफ़ी है। आगे की जो अवधारणाएं हैं 5 से लेकर 13 तक वो हम अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। धन्यवाद।